कि 5 बेसिक बट मैंडेटरी पॉइंट फॉर्म है उसके बारे में आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप फिर वहीं पे अटक जाओगे। आप कुछ स्टार्ट करते हो, क्योंकि रैपिड स्केचिंग करते वक्त हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस हम अपने हैंड को फ्रीली मूव करते हैं और वो जस्ट लाइक ए स्ट्रेस बस्टर होता है, जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टिल सब्जेक्ट में भी मोशन क्रिएट, स्ट्रेट लाइन की, सी कर्व की, एस कर्व की, इन सारे जो भी कर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें इरेज़र यूज़ करना है कि नहीं करना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन में ही हमें अपने वर्क को करना है। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज बहुत दिनों बाद मैंने रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करी है। तो जैसे कि मैंने पिछले की वीडियो में बताया था कि जो स्केचिंग है, डेली स्केचिंग है, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी डीप लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे हाफ एन आवर के लिए या फिर 1 आवर के लिए एक ही सब्जेक्ट पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फंडामेंटल लेवल पे उसकी स्टडी करना। और दूसरा होता है जो 5 to 6 मिनट या 7 मिनट्स इस तरीके से जब हम रैपिड स्केचिंग करते हैं। तो आज जो मेरा वर्क है वो यही रैपिड स्केचिंग वाला ही है। एंड सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं रेफरेंस यहाँ पे नहीं अटैच कर पाऊँगी क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई उसका, है ना। एक दो पोर्ट्रेट का लिया है मैंने, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है। तो पहले भी मैंने रैपिड स्केचिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट की रैपिड स्केचिंग करने वाली हूँ, जिसमें से एक वर्क को मैं 5 to 6 मिनट्स में कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो आज थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 5 बेसिक बट मैंडेटरी पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जो कि रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो। तो पहला पॉइंट है, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट। लाइक हमें अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसका एंगल कैसा है। मतलब कि अगर जैसे हम पोर्ट्रेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो पोर्ट्रेट को ड्रॉ किस तरीके से करना है, उसके हेड का स्ट्रक्चर, जैसे लुमिस हेड का स्ट्रक्चर आपको पहले से यहाँ पे पता होना चाहिए। मतलब जो अभी हमारा सब्जेक्ट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्म की स्टडी आपको कर लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रैपिड स्केचिंग करने चलो और आपको पता ही नहीं है कि आपको ड्रॉ किस तरीके से करना है, उसमें लाइंस की एंगल के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसमें जो डिस्टेंस है, जैसे आइज़ और नोज़ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसका बेसिक फॉर्म है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप फिर वहीं पे अटक जाओगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फ्लुएंटली, ठीक है। तो आपको किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके, जैसे आप अगर स्टिल लाइफ ले रहे हैं तो उसमें पहले आपको प्रोपोर्शंस की स्टडी, आपको पहले अपने सब्जेक्ट की स्टडी आपको कर लेनी है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शन होता है उसकी स्टडी तो आपको कर ही लेनी है पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आप रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करो उससे पहले जो मैंने पहला वाला जो 2 तरीके की स्केचिंग मैंने बताई थी, जिसमें से पहला था कि आपको टाइम लगा के अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, आपको अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करते हुए ड्रॉ करना समझना है। जो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, आपको वो प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ लेना है। और अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। वो जो हम प्रोपोर्शन की स्टडी करते हैं, स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वो चीज़ें आपको पहले कर लेनी है, ठीक है, रैपिड स्केचिंग स्टार्ट करते वक्त। क्योंकि रैपिड स्केचिंग करते वक्त हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस हम अपने हैंड को फ्रीली मूव करते हैं और वो जस्ट लाइक ए स्ट्रेस बस्टर होता है। हमें बस अपनी सब्जेक्ट को देखना है और लाइन को समझना है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लाइंस डलेंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं, कर्व लाइन यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है, कर्व रिदमिक लाइन में डाल रही हूँ। तो आपको अपने सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप फ्लुएंटली कर पाएंगे बिना अपने माइंड पे ज़्यादा जोर डाले, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है वर्क ऑन योर लाइन क्वालिटी, ठीक है। लाइन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग रैपिड स्केचिंग, क्विक स्केचिंग, ठीक है। जब भी हम क्विक स्केचिंग करते हैं, 5 to 7 मिनट्स वाली स्केचिंग करते हैं, तो उसमें हमारी लाइन की क्वालिटी ही है जो हमें हमारे वर्क में एक एक्सप्रेशन डालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमें अपने वर्क को एक्सप्रेसिव, हमें हमारे स्केचेस को एक्सप्रेसिव बनाती है, ठीक है। उसमें आप मूड्स ऐड कर सकते हैं, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, एक रिदम, बेटर रिदम, एक जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टिल सब्जेक्ट में भी मोशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपके लाइन
की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखनी, तो लाइन की क्वालिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है इसके लिए भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाल रखा है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरीके से अपने हैंड में एक रिदम लाने के लिए अपने सर्कल की, स्ट्रेट लाइन की, सी कर्व की, एस कर्व की, इन सारे जो भी कर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी लाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रैपिड स्केचिंग में हम दो ही चीज़ें ध्यान में रखते हैं। पहला तो है अपने सब्जेक्ट के प्रोपोर्शन को और दूसरा है लाइन की क्वालिटी। ठीक है, तो आपको लाइन की क्वालिटी इज़ मस्ट, विदाउट लाइन क्वालिटी रैपिड स्केचिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लाइन क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है, एक्सप्रेसिव रखनी है, रिदमिक रखनी है। ठीक है, तभी एक बेटर जेस्चर कैप्चर हो पाता है। ठीक है, तभी एक आप अपने वर्क में एक एक्सप्रेशन कैप्चर कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, यू जस्ट नीड टू कैप्चर इम्प्रेशन ऑफ योर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू इग्नोर डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, डिटेल्स को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट को ओवरऑल देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है अपने सब्जेक्ट को ओवरऑल, और आपके अपने सब्जेक्ट के प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना है, और आपको लाइन की क्वालिटी ध्यान में रखनी है, और आपको अपने सब्जेक्ट के जस्ट सिर्फ एक इम्प्रेशन को कैप्चर करना है। ठीक है, और अगर वैल्यू की बात करें तो आपको सिर्फ लाइट एंड शैडो देखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है कि 2 वैल्यू स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें हम अपने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक लाइटर पार्ट और एक शैडो पार्ट। ठीक है, तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप वो भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप प्रोपोर्शंस और लाइन की क्वालिटी को फोकस करते हुए आपको बस अपने सब्जेक्ट के इंप्रेशन को कैप्चर। डार्क और लाइट में यहाँ पे डिफरेंस मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक फील आ पाए कि हाँ मैं एक पर्सन के फेस को बना रही हूँ, ताकि उसमें थोड़ा सा डेप्थ कैप्चर हो पाए। ठीक है, तो आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर करोगे तो थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्रेसिव बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू की भी स्टडी, 2 वैल्यू की भी स्टडी आपको पहले से कर लेनी है ना, तभी आप अपने वक्त में एक अच्छा एक्सप्रेशन आप कैप्चर कर सकते हो। एक्सप्रेशन तो क्या ही बोलूँगी, बट हाँ एक मतलब इम्प्रेशन अच्छा आप कैप्चर कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट आता है, यू डोंट हैव टू यूज़ इरेज़र। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें इरेज़र यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो आप उसके पीछे के रीज़न को समझो। ठीक है, इरेज़र यूज़ नहीं करने का मेन रीज़न ये होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट के डिटेलिंग को इग्नोर करना होता है। जब हम इरेज़र यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमें लगता है कि अरे इसको हटा के इसको चेंज करना है, अब इसको चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सुधार देते हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो छोटा मोटा जो भी डिफरेंसेस होता है, जैसे लाइट में थोड़ा सा डार्क हो गया तो उसको हमें लगता है कि थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक छोटे छोटे सिंगल पॉइंट्स पे आपको फोकस नहीं करना, आपको सिंगल पॉइंट्स पे स्टक नहीं रहना है। वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम एक छोटे से पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं और हमारा फोकस पूरा एक डिटेलिंग की तरफ चला जाता है, और छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम उस चीज़ को करेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं देना है हमें, सिर्फ उसका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाइन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए। प्रोपोर्शन पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि हम फिर ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, हम फिर स्टक ही रह जाएंगे कि हम ड्रॉ करें तो कैसे करें, है ना। तो किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइन की क्वालिटी। ठीक है, तो आपको डिटेलिंग को इग्नोर करना है। अगर आप डिटेलिंग को इग्नोर, अगर प्रोपोर्शनल मिस्टेक हो रहे हैं आपके वर्क में, तो थोड़ा बहुत आप इरेज़र यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग लेवल पे, जब हमने प्रोपोर्शन की अच्छे से स्टडी नहीं करी, अपने सब्जेक्ट को हमने अच्छे से समझा नहीं है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक लेवल में, इनिशियल लेवल में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बस ये ध्यान रहे कि आप उसके डिटेलिंग में स्टक ना रह जाओ। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ नए स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार होता है कि गलतियाँ होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ होती है। मैं भी इस वर्क में मैंने आज इरेज़र यूज़ नहीं किया, लेकिन पहले मैं करती थी, क्योंकि बेसिक लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे, जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं, जब हमने कोई भी चीज़ें नई स्टार्ट करी होती है, तो डेफिनेटली गलतियाँ होती हैं और हम उसको इरेज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वर्क कर रहे हैं उसमें एक आँख ऊपर बन गया, मतलब जो भी आप शेडो यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, तो वो शेडो थोड़ा सा ऊपर हो गया, या फिर हेड का एंगल
ऊपर बन गया है और लिप का एंगल कुछ और बन गया है। तो ऐसे एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल एरर। तो वो एरर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप अगर चाहो तो आप इरेजर यूज़ कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको जब हैबिट हो जाएगा, जब आपके हैंड आई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो वो एरर्स भी आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। बस मेन पॉइंट है कि आपको डिटेलिंग को इग्नोर करना है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पे आपको अटके नहीं रहना है। आपको अपने इमेज को ओवरऑल देखना है और अपने सब्जेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब एक इम्प्रेशन को कैप्चर करने के ऊपर फोकस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट, यू हैव टू वर्क इन सम टाइम ड्यूरेशन। अब ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है कि हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन में ही हमें अपने वर्क को करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, टाइम ड्यूरेशन में तो करना है, लेकिन आपको अपनी स्पीड से ही चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका स्पीड थोड़ा कम है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में जब हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं तो स्पीड डेफिनेटली थोड़ा सा कम ही होता है ना। वो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमने कम प्रैक्टिस करी होगी तो हमारा लेवल कम होगा और हमारा स्पीड भी कम होगा, और अगर हमने प्रैक्टिस ज़्यादा करी है, हमने चीज़ों को अच्छे से समझ रखा है, तो हमारा स्पीड भी ज़्यादा होगा, है ना। आपको अपनी स्पीड के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्क को करने में 5 से 7 मिनट्स लगाए हैं, तो आपको हो सकता है कि आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए या फिर कम टाइम भी लगे, है ना। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, ठीक है। बस इसमें भी हमारा मेन गोल यही है, टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करने का हमारा मेन गोल यही है कि हम किसी एक पॉइंट पे ना अटके रह जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास पूरा टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, हम अच्छे से टाइम लगा लगा के एक एक पॉइंट को पूरा डीपली सारी चीज़ों को अच्छे से देख के और छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, और फिर छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और हम डिटेलिंग की तरफ हमारा मेन फोकस हो जाता है। तो आपको वही है, मेन गोल यहाँ पे भी वही है कि हमें अपने वर्क में डिटेलिंग को इग्नोर करना है, हमें अपने सब्जेक्ट को ओवरऑल देखना है, अपने सब्जेक्ट के ओवरऑल इंप्रेशन को कैप्चर करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रैपिड स्केचिंग करने का मेन गोल क्या होता है और हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहना और अपने स्पीड से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़े और रेफरेंसेस ले रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वर्क मेरा अच्छा लगा हो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहना, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना, है ना फ्रेंड्स, और लाइक कर देना प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो आप लोग देख रहे हो तो आपको अच्छा भी लग रहा है, जो मैं कर रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है ना। और शेयर भी करना ताकि और लोगों तक भी पहुँच पाए,
है ना। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं या फिर मेरे आगे आने वाले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से बहुत सारी ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।